हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और अकाउंटेंसी में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चूँकि इससे पहले के सारे चैप्टर पिछले के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किन्हीं को दिक्कत हो तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करें और हम आपको वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सोल्यूशन बताएंगे। आज हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो बिजनेस मैथमेटिक्स का था। अकाउंटेंसी में आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चूँकि क्लास 12th है, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर एडमिट कब होता है, फर्म में आता कब है, क्या रीज़न है, क्यों हम फर्म में लाते हैं नए पार्टनर को। वो सारे रीज़न को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि क्या आखिर रीज़न है हम लोग नए पार्टनर फर्म में लाते हैं, क्या ज़रूरत है नए पार्टनर का फर्म में। तो सबसे पहला हम लोग बात पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते किसको हैं, क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है, यहाँ लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स एडमिट अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। एक नया पार्टनर फर्म में हम लोग लाते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं इसका डेफिनेशन में। एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश लेना, यानी कोई नया पार्टनर अगर फर्म में प्रवेश लेता है, फर्म में एडमिट होता है, तो इसको हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब या तो एक पार्टनर हो सकते हैं, दो पार्टनर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर हो, बट नया अगर पार्टनर फर्म में आ रहा है तो इसको हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलेंगे। इफेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इफेक्ट क्या होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, अगर पार्टनर एडमिट होता है तो क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल पहला कंडीशन में लिखा है कि एंड ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप डिड। अगर कोई पार्टनर आता है तो पुराना जो पार्टनरशिप डिड, जो पार्टनर्स के बीच में बने हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके जगह पे एक नया डीड बनेगा। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो पुराना जो पार्टनर एग्रीमेंट और डीड बनाया हुआ है वो डीड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और उसके जगह पे नया डीड बनेगा। दूसरा क्या असर पड़ेगा, इंक्रीजेस नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले मान लीजिए दो पार्टनर है और एक एडमिट होता है तो तीन पार्टनर हो जाएंगे। और क्या होगा, इंक्रीजेस गुडविल और कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म का गुडविल भी बढ़ेगा और फर्म का कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो गुडविल भी लेकर आएगा और कैपिटल भी लेकर आएगा, तो दोनों इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर नया पार्टनर आता है तो बिजनेस को मैनेज करने में भी हेल्प होता है, बड़ा अच्छे तरीके से चला सकता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, नए तरीके से फिर से बन जाता है। ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे जब कोई पार्टनर एडमिट करता है किसी फॉर्म में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक नए पार्टनर को एडमिट करने का क्या ज़रूरत है, क्यों एक फर्म नया पार्टनर एडमिट करता है, आखिर क्या ज़रूरत है, किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नया फर्म जो है, एक फर्म जो है नए पार्टनर को लाता है। तो नए पार्टनर को लाने का सबसे पहला चीज़ है फॉर मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपके बिजनेस को ज़्यादा पूंजी चाहिए तो आपको कैपिटल अगर ज़्यादा लाना है तो पार्टनर बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल है कि अगर आपको ज़्यादा कैपिटल लगाना है तो या तो खुद लगाइए, अगर खुद के पास पैसा नहीं तो पार्टनर बढ़ा लीजिए, उससे आपके पास पैसा आ जाएगा। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे बिजनेस को तो आपको अगर मैनेज करने के लिए पार्टनर का ज़रूरत है तो आप पार्टनर एडमिट कर लीजिए। और तीसरा लिखा है व्हेन इंक्रीजेज इन गुडविल। अगर कोई रेपुटेड पर्सन को हम अपना पार्टनर बनाते हैं और हमारे फर्म का गुडविल बढ़ता है तो उसमें भी हम लोग पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। तो ये बहुत कुछ रीज़न है जिसके कारण हम एक पार्टनर को अपने यहाँ लाते हैं। अब जब पार्टनर एडमिट होगा, मेन हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जब पार्टनर एडमिट होगा तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट्स होंगे, कौन कौन से टेंशन एक अकाउंटेंट को होगा। क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग में आपको सिर्फ ये देखना, ये चेंज होने का ये तो थियोरिटिकल पार्ट हो गया कि चेंज होगा, तो ये सब रीज़न होता है, ये आपको करना ही नहीं, करना तो ये है क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। और अकाउंटिंग में मेन एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे जब एक पार्टनर एडमिट होगा, तो एक अकाउंटेंट के पास कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे वो आपको पढ़ना है। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम एक अकाउंटेंट के पास आएगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो आपको ये देखना है कि हम कैसे उसका अकाउंटिंग करेंगे। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कैसे उसका अकाउंटिंग करेंगे अलग अलग केसेस में। तो पहला जो एडजस्टमेंट्स आएगा, पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आपको सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा, नया अनुपात निकालना। अब एक एग्जाम्पल मानिए कि ए और बी पहले से पार्टनर है, पहले से 3:2 में वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटता था। आज अगर सी एडमिट हो रहा है तो सी को किस रेशियो में बांटेगा, तो अब जो नया रेशियो होगा वो ए, बी और सी तीनों का होगा। क्योंकि पहले ए और बी का बढ़ता था, अब तीन पार्टनर हो गए तो तीनों का होगा। अब रेशियो कैसे फिक्स होगा, नया रेशियो कैसे, हम सी को कितना शेयर देंगे, कैसे तय होगा कि सी का कितना शेयर होगा, और नया रेशियो क्या होगा ए और बी और सी के बीच में। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग को देखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का। ये जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि पुराना पार्टनर नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराना पार्टनर अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है।
फिर से सुनिएगा, नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराना पार्टनर अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है नए पार्टनर के लिए, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस मतलब छोड़ देना। अब तीसरा लिखा है, तीसरा जो प्रॉब्लम होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना, पूरे चैप्टर में इतना ही टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। तो थर्ड जो हम लोग को प्रॉब्लम आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या पहले से फर्म में कोई गुडविल होगा उसको हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे अकाउंट्स में लिखेंगे, वो हम लोग को सीखना है। और फिर चौथा सीखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब कोई नया पार्टनर आता है तो रीवैल्यूएशन होता है एसेट और लायबिलिटी का। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि मान लीजिए 10 साल पहले एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुआ जिसमें 2 पार्टनर है, ए और बी। आज 10 साल बाद अगर कोई पार्टनर आता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि कितना पैसा लाएगा। अब मान लीजिए उस समय बिल्डिंग बना था, उस समय फर्नीचर खरीदा गया था, उस समय मशीनरी खरीदा गया था, तो उस समय जो पैसा लगा था क्या उसी का हिस्सा आज देगा नया पार्टनर। अब जो मशीन उस समय 4 लाख की खरीदी गई थी, 10 साल यूज कर लिए हैं, आज जो नया पार्टनर आएगा कि उससे 4 लाख रुपये लेंगे या उससे कम वैल्यू लेंगे। तो जो कम वैल्यू होता है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू। आज उसका डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू कम हो गया, हो सकता है कि जो 10 लाख का मशीन उस समय था आज 1 लाख का हो गया होगा। तो आज जब नया पार्टनर आएगा तो हम उससे 1 ही लाख रुपए का न लेंगे। तो उसके कारण हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, दोबारा वैल्यूएशन करते हैं, किसका, एसेट और लायबिलिटी का, क्योंकि यही दोनों का वैल्यू बढ़ता और घटता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। मान लीजिए जो एक पार्टनर एडमिट हो रहा है उससे पहले अगर कोई रिजर्व, कोई बचा हुआ है प्रॉफिट अगर पुराने पार्टनर के पास है, या कोई रिजर्व है या तो प्रॉफिट अगर बचा के रखे हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एडमिशन के केस में। सबसे लास्ट हम लोग पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये आप लोग का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही आप लोग के सिलेबस में हटाया है। आप लोग सब लोग को मालूम है कि जैक अपना सिलेबस कम किया है, तो जैक अपना सिलेबस जो कम किया उसमें से ये टॉपिक हटा दिया आपके सिलेबस में से। तो इस टॉपिक को हम लोग कम देखेंगे, बाकी सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे क्या करके। आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इजी है, उतना टफ है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं तो आप फंस जाइएगा इसमें। तो इसमें देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4 केसेस होते हैं, अलग अलग केस में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि कौन से केस का क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला केस ये आएगा, लिखा है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब आपके पास केवल नया पार्टनर का शेयर दिया होगा, हिंदी में लिखा है जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, तब हम नया रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को सीखना है। दूसरा सीखना है, इसमें समझ रहे हैं कि सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ये नहीं तय किया है कि किससे कितना लेना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स इन पार्टिकुलर रेशियो। जब एक नया साझेदार खरीदता है पुराने साझेदार से उनके हिस्से को अपने एक रेशियो में, तो हम लोग दूसरा केस देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी पहले से फर्म में है, सी नया आता है। अब सी अगर ए और बी से हिस्सा खरीदता है अपने प्रॉफिट के लिए तो ये केस लगेगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है सी एडमिट कर रहा है और किससे कितना ले रहा है ये कन्फर्म नहीं है, तो फिर केस 1 लगेगा। केस 3 में क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली। यानी जब नया पार्टनर केवल एक पार्टनर से सारा हिस्सा ले लेता है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे ए और बी पार्टनर है और जब सी नया पार्टनर आता है तो वो सारा हिस्सा सिर्फ ए से लेता है, यानी ए से ही प्रॉफिट काटता है, बी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वो केस हम लोग यहाँ देखेंगे। और केस 4 में बोल रहा है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब पुराना पार्टनर खुद छोड़ देता है नए पार्टनर के लिए अपना कुछ शेयर, तो उस केस को हम लोग यहाँ देखेंगे कि पुराना पार्टनर अपना कुछ शेयर नए पार्टनर के लिए खुद से छोड़ देता है, तो उसको हम लोग ये केस में देखेंगे, केस 4 में। और एक और केस है लेकिन उतना यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग 4 केस को ज़्यादा देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि केस 1 में हम लोग नया, जब व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, ये केस रहेगा, तो हम लोग कैसे नया रेशियो निकालते हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा इसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, और हम लोग केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 में क्या बोलता है, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, केवल नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके पास बुक है तो लिखा है ए एंड बी एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, हम लोग यहाँ लिखते भी चले जाते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। इसका मतलब ए को 3 हिस्सा मिलता है और बी को 2 हिस्सा मिलता है। सी एडमिट करता है 1/3 शेयर के लिए, सी एडमिटेड फॉर
1/3 शेयर। अब C 1/3 शेयर के लिए एडमिट करता है और आपको पूछ रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब यहाँ कुछ बोला ही नहीं, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब यहाँ थोड़ा समझिए कि ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, कब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो पार्टनर ए और बी है जो कि 3:2 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सी नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए। अब यहाँ एक बात देखिए कि सी किससे कितना लेगा ये कंफर्म किया है। कहीं क्वेश्चन में लिखा है सी ए से कितना लेगा, बी से। लेना तो यही दोनों से है, चूँकि नया पार्टनर आ रहा है तो यही दोनों से लेगा, बट ये कंफर्म नहीं कि एक से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब केवल नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ। देखिए यहाँ सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया और कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, यही कंडीशन है। व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, केवल नया पार्टनर का शेयर दे दिया और कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा। ऐसे केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब नया पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ भी कंफर्म नहीं किया हो कि किस रेशियो में लेगा, तो जब भी ये नया पार्टनर लेगा तो इस रेशियो में लेगा 3:2 में, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं तो जो जैसा हिस्सा है उसी अनुसार से लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर से याद रखिएगा, जब भी नया पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया रहेगा तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर के रेशियो में लेगा हिस्सा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। सारे क्वेश्चन में इसी तरह से करना, ये स्टेप है। रिमेनिंग शेयर, क्यों रिमेनिंग शेयर, तो सिंपल से याद कंडीशन है कि 1/3 सी को चाहिए। सी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंफर्म नहीं कि सी को कौन कौन देगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट में सी को दे दीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट में सी को दे दीजिए, जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो किसको देंगे, ए और बी अपना बांट लेगा। तो जब सी को देंगे तो वही निकाल रहे हैं रिमेनिंग शेयर। सी को देने के बाद बचा कितना, तो बताइए टोटल शेयर का टोटल 1 होता है और माइनस कर देंगे इसका हिस्सा कितना है 1/3। इसका एलसीएम लेके माइनस कर देंगे तो 3 - 1, इसका मतलब 2/3 बचा। अब ये 1 कहाँ से आता है टोटल शेयर, तो कभी भी रेशियो का टोटल कीजिएगा 1 आएगा। देखिए इसका टोटल करके तो 1 आएगा। अब ऐसे टोटल मत कर दीजिएगा 3 + 2, ये तो 5 आ जाता है। तो ये रेशियो को बोलते हैं 3/5 और 2/5। अगर इसको हम देखेंगे तो ऐसे आएगा, ये 3:2 है तो 3/5 आएगा और दूसरा आएगा 2/5। इसका एलसीएम लीजिए कितना आता है 5 ऊपर आता है, 3 + 2 मीन्स 5/5 और कट जाएगा तो 1 आएगा। तो कभी भी रेशियो का टोटल जो है 1 आता है, इसलिए पूरे हिस्से में 1 में हम लोग क्या किए, इसका हिस्सा माइनस कर दिए तो बचा 2/3। अब ये 2/3 किसका किसका है, ए और बी का, क्योंकि टोटल हिस्से में से सी को सबसे, ये सी का शेयर है। टोटल हिस्सा प्रॉफिट जो है उसमें सी को दे दिए और जो बचा वो बचा 2/3 किसका बचा है, ए और बी का। अब ए और बी अपना बांटेगा, किस रेशियो में बांटेगा, 3:2 में बांटेगा। बस यही यहाँ बांट देना आपको, न्यू रेशियो ए बी सी। अब ए का देखिए कैसे बटेगा, तो सबसे पहले ए को देखिए, ये 2/3 का ए कितना लेगा 3 हिस्सा यानी 3/5 लेगा। 2/3 जो रिमेनिंग शेयर है वो दोनों में लिख दिया 2/3। अब ये लोग अपने रेशियो में लेगा, तो उसमें से इनका है 3 और इनका 2 है तो ये 3/5 लिए और ये लेगा 2/5 और सी का तो ऑलरेडी हम 1/3 दे ही चुके। अब इसको एलसीएम कर दीजिए। फिर से देखिए एक बार, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये केस लगेगा कब, तो जब नया पार्टनर का हिस्सा दिया हो और कंफर्म नहीं हो कि नया पार्टनर ए और बी से कैसे कैसे लेगा, तो ऐसे केस में क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉफिट को नए पार्टनर को दे देना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट को नए पार्टनर को देंगे तो नया पार्टनर को देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको रिमेनिंग शेयर बोलेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, हिस्सा ना दे रहे हैं। अभी प्रॉफिट अमाउंट में दिया जाता है, इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं, तो हम लोग शेयर दे रहे थे। अगर हम टोटल शेयर का हम टोटल 1 होता है, 1 में अगर 1/3 इसको दे दिए तो बचा 2/3। अब 2/3 ए और बी दोनों का है तो ए और बी दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपने रेशियो में, तो 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें। अब 2/3 का ये कितना लेगा, 3 2 5 3/5 लेगा और 2/3 का ये कितना लेगा 2/5 लेगा। और इसको तो सी को 1/3 दिए ही दिए। अब हमेशा याद रखिएगा रेशियो का बेस इक्वल होना चाहिए, हमेशा नीचे वाला इक्वल होना चाहिए। तो कितना आता है 6/15, यह आता है 4/15। अब इसको 15 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 15 नहीं रहेगा तो फिर रेशियो बनेगा नहीं। तो बताइए 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी, ताकि कोई असर भी नहीं पड़े और मेरा इक्वल भी आ जाए। तो 5/15, देखिए कोई असर पड़ रहा है, कभी भी इसको काट के 1/3 ला सकते हैं। अब इस रेशियो में ऊपर वाला पोर्शन को लिख देना है। तो न्यू रेशियो जो आया इसका, न्यू रेशियो आता है 6:4:5, यानी 6 हिस्सा मिलेगा ए को, 4 हिस्सा बी को, 5 हिस्सा सी को मिलेगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन इसका 1 का ए, ये 1 का ए बना दिए, 1 का बी, 1 का सी आप बना सकते हैं। और इसको सॉल्व कीजिए। कल हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखेंगे,
आज इसको लिख लीजिए आराम से, और कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं किसी में दिक्कत हो तो दोबारा आप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा बता दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए इसको।